हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल एम के एम पाठशाला में। और आज की अपनी पाठशाला में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। चैप्टर का नाम आपको विजिबल हो रहा होगा, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। चूँकि यह चैप्टर मेनली क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक का है, लेकिन क्लास 7, 6 सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। कोई एक पुस्तक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, इसलिए क्लास 8 की कई पुस्तकों का मेल मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। इसमें संदेह नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि मेरी पाठ्य पुस्तक में ऐसे नहीं दिया गया है, या मेरी पाठ्य पुस्तक में मेरे पास 2 या 2 से अधिक पाठ्य पुस्तक हैं। ये एक संदर्शिका, दूसरा माधुरी, ये दोनों क्लास 8 की पाठ्य पुस्तकें हैं, तो इनको कंबाइन करके मैं पढ़ाऊंगा। क्लास 7th और 8th दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। क्लास 6 का विद्यार्थी भी इसे पढ़ सकता है। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण, आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरे में ऐसे नहीं दिया है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 और 7 के लिए उपयोगी है। 6 के विद्यार्थी भी इसे पढ़ सकते हैं। तो भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप देखिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु, आप संस्कृत में धातुएं पढ़ते होंगे, पट, लीक, ऐसे करके धातुएं आपने पढ़ी होगी। तो उसी प्रकार भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है अस्पष्ट वाणी, जिसका अर्थ है अस्पष्ट वाणी या प्रकट करना। ये तो भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में हो गया। यह वाणी का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्यों को ही दिया है, जो उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाती है। आप देखिए कि भाषा का जो वरदान है, वाणी का वरदान है, ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, जो अन्य प्राणियों से विशिष्ट हो जाते हैं। चूंकि हर जीव अपनी अपनी भाषा बोलता ही है, लेकिन मनुष्यों की भाषा थोड़ी अलग है। अब प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रश्न ये है कि आखिर भाषा क्या है। ये तो भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात हो गई। अब आखिर भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है और भाषा एक साधन भी है। फिर प्रश्न ये उठेगा कि आखिर भाषा कैसी माध्यम हो, भाषा माध्यम कैसे हो गई, भाषा साधन कैसे हो गई। तो माध्यम और साधन, साधन शब्द का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में यातायात के साधनों का विचार उभर के आता होगा। यातायात के साधनों में कोई बाइक से यात्रा करता है, कोई बस से, कोई ट्रेन, कोई जीप, कोई कार। अनेक प्रकार के यातायात साधनों का प्रयोग हम अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में करते हैं। व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने का काम साधन करता है ना। उसी प्रकार क्या साधन भाषा के रूप में भी ऐसा ही कार्य करता है? तो बिल्कुल ऐसा ही कार्य करता है। फर्क बस इतना है कि भाषा केवल व्यक्तियों को जोड़ती है, जबकि फर्क बस इतना है कि ये साधन भाषा के रूप में केवल व्यक्तियों को जोड़ता है, जबकि यातायात के जो साधन है व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो प्रश्न ये था कि भाषा क्या है। इसका उत्तर है कि भाषा एक माध्यम है और भाषा एक साधन भी है। तो दूसरा प्रश्न था कि आखिर भाषा कैसा माध्यम है और भाषा कैसी साधन है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिस भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, कुछ छूट गया, इसको हम लिख देते हैं। भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को
समझते हैं। तो भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। ये हो गया, भाषा की परिभाषा हो गई। आखिर भाषा में हम क्या करते हैं? अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के भाव या विचार को समझते ही हैं, यही ना करते हैं हम भाषा में। तो या मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि सार्थक ध्वनियों का वह समूह, सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव या विचार समझते हैं। जी, तो भाषा की दूसरी परिभाषा हमने लिख दी कि सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसके द्वारा, सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। मैंने दो परिभाषाएं लिख दी कि भाषा का वह रूप, भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचार समझते हैं। दूसरी परिभाषा यह है कि भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। ये भाषा की परिभाषा हो गई। सार्थक ध्वनियों का समूह का मतलब क्या है कि जब भी हम भाषा का व्याकरणिक प्रयोग करेंगे तो उसमें ध्वनियाँ सार्थक ही होनी चाहिए। सार्थक से तात्पर्य यह है कि जितने भी हम शब्द बोलें उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा वर्ण विचार में की जाएगी। सबसे पहले हम अभी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाषा की परिभाषा, दो परिभाषाएं हमने लिख दी। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। इन दोनों परिभाषाओं में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप याद कर सकते हैं, उसे आप लिखेंगे। दोनों 100% सही है। तो भाषा के रूप पढ़ेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाषा के मुख्यतः दो और सामान्यतः तीन रूप होते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? भाषा के मुख्यतः दो और सामान्यतः तीन रूप होते हैं। मुख्यतः का मतलब कि मेन रूप से हम भाषा के दो ही रूपों को मुख्य मानते हैं और सामान्यतः में ये एक सांकेतिक भाषा जुड़ जाती है, तीसरी भाषा। तो भाषा के मुख्य रूप से दो और सामान्यतः तीन रूप होते हैं। आप दो भी बता सकते हैं और तीन भी बता सकते हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा। तो इस मौखिक भाषा को हम पढ़ें। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होगी? चूंकि आपको पता है कि भाषा क्या है, माध्यम है, साधन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों को जोड़ने का माध्यम है, साधन है।
तो मौखिक भाषा में हम क्या करेंगे कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्तियों से सुनकर ग्रहण करते हैं, मौखिक भाषा कहलाएगी। वैसे ही भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करते हैं, लिखित भाषा कहलाएगी। और भाषा का वह रूप जिसे हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसे हम, भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। प्रकट करने का मतलब है कि व्यक्त करना, बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे, भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, यह एक अस्थाई भाषा है, मूल भाषा इसे माना जाता है, भाषा का मूल रूप है यह एक अस्थाई भाषा मानी जाती है। सबसे पहले यही भाषा व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत हुई होगी और यह आसानी से समझ में भी आ जाती है। तो क्या है कि मैं वीडियो में अगर लाइव ऐसे लिखता रहूं तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और मैं ये सोच रहा हूं कि कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर के सारे जितने भी अभी भाषा पे चर्चा कर रहे हैं, फिर बोली, लिपि, व्याकरण और साहित्य, सबको हमें कवर करना है इसी वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा कि वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को लिख दूँगा, बस केवल एक्सप्लेन करना रहेगा। बस 10 सेकेंड हमको दीजिए। तो मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यही भाषा का मूल रूप है, जैसा मैंने आपको बताया कि यही भाषा का मूल रूप है। इसे सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। ये चीज़ें जो लिखी गई है इसको समझ लिया जाए कि भाषा का मूल रूप यही है, क्योंकि व्यक्ति अगर जन्म भी लेता है तो सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। तो भाषा का मूल रूप यह है। भाषा का अस्थायी रूप का मतलब ये हुआ कि मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होती। अभी तक मैंने जितनी भी चर्चाएं की, अगर मुझसे कहा जाए कि जो जो चीज़ें मैंने जिस बात को जिस शब्दों का प्रयोग उस समय किया था जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, सेम उसी प्रकार अगर मैं कह दूं तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये अस्थायी रूप है। लेकिन अगर ये लिखी गई चीज़ें हैं, अगर केवल इसको पढ़ना हो तो ये मैं 100% हम पढ़ सकते हैं। तो ये भाषा का अस्थायी रूप होता है और लिखित भाषा भाषा का अस्थायी रूप होती है।
इस भाषा को सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि हम परिवेश में रहते हैं, किसी न किसी परिवेश में, यदि मैं किसी तेलुगु परिवेश में रहूं, बांग्ला परिवेश में रहूं, अंग्रेजी परिवेश में रहें, अगर हम जिस परिवेश में रहते हैं उस भाषा को हम बोलते बोलते सीख जाते हैं। इसलिए इस भाषा को सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और इसी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मौखिक भाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर रास्ते में जाते हैं, आप कहीं भी किसी से मिलते हैं तो इसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, कॉपी पेन लेके बात नहीं की जाती ना। तो ये हुआ इसमें, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, भाषण देना, वाद विवाद करना, वार्तालाप करना, कहानी सुनाना, कविता पाठ करना, समाचार वाचन करना, संवाद बोलना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। तो आई थिंक आपको मौखिक भाषा तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, मौखिक भाषा के बाद हम लिखित भाषा, मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा और उसके बाद सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि ये वीडियो छोटी सी छोटी हो, जिससे आप आसानी से देख सकें, कम समय में इस वीडियो को देख सकें। इस वीडियो में मैं गागर में सागर भरना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि चीज़ों को लिखने का जो समय है वो बच सके, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमारी भाषा है लिखित भाषा। अगली भाषा, मौखिक भाषा के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब दूसरी भाषा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे कैसे समझेंगे। लिखी हुई चीजों को पढ़कर ही समझा जा सकता है, तो दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का अस्थायी रूप है, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ज्ञान के संचय का साधन है। मैंने पहले ही बताया कि भाषा का अस्थायी रूप और अस्थायी रूप क्या होता है। तो अस्थायी रूप का मतलब यह है कि यह भाषा निश्चित है, यह संचय का क्या है, अस्थायी रूप है, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आपने अभी तक देखा होगा कि जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो पहले से लिखी गई हैं, मौखिक भाषा के रूप में तो नहीं रखी गई। लिख कर ही हम अपने सांस्कृतिक विरासतों को अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ज्ञान के संचय का साधन है। और इसका एग्जाम्पल है निबंध लिखना, अनुच्छेद लिखना, पत्र लिखना, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ना। ये वाली जो लाइन है ना, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ना, ये विद्यार्थियों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि अगर पुस्तकालय में हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या यह लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है। तो यह लिखित भाषा का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यदि आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो लिखी हुई चीज़ों को ही पढ़ रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पढ़ते समय आपके मुख से आवाज़ निकले ही निकले, ये आवश्यक नहीं है। मौन रूप से भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए पुस्तकालय में पुस्तक को पढ़ना लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। सांकेतिक भाषा तीसरी भाषा हुई सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे कैसे ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें मैंने ये बात नहीं लिखी। भाषा का वह रूप जिसे हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे या तो देखकर ग्रहण करेगा या सुनकर ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त छूकर भी चीजों को ग्रहण किया जा सकता है। जो व्यक्ति अंधा भी है, जो व्यक्ति बहरा भी है, वो सांकेतिक भाषा को कैसे ग्रहण करेगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। आप समझ लीजिए कि भाषा का वह रूप जिसे हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में ट्रैफिक सिग्नल का लाल या हरा होना संकेत ही मिलती है। लाल होने का मतलब आप रुक जाते हो, ग्रीन होने का मतलब क्या, चलने को रेडी हो जाते हो। तो वही बात है,
और क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा विभिन्न प्रकार के संकेत देना आदि सांकेतिक भाषा का रूप है। जब क्रिकेट आप सभी लोग देखते ही हो, क्रिकेट में अंपायर कभी आउट का इशारा देता है तो एक उंगली उठा देता है, 6 का इशारा देगा तो 2 उंगली। आप देखो कि अंपायर को देखते ही स्टेडियम में बैठे सभी व्यक्ति जान जाते हैं कि क्या हुआ होगा, या तो खिलाड़ी आउट हो गया, या 6 गया, या 4 रन गया, नो बॉल हुई। अनेक प्रकार के संकेत अंपायर देता है। तो वही मौखिक भाषा भी हो गई, लिखित भाषा भी हो गई और सांकेतिक भाषा भी हो गई। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि मौखिक भाषा जो है अस्थायी रूप है भाषा का, लिखित भाषा भाषा का अस्थायी रूप है, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और सांकेतिक भाषा जिसे हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट भाषा के अन्य रूप पढ़ने वाले हैं। भाषा के अन्य रूप पढ़ेंगे। भाषा के अन्य रूपों में हम मातृभाषा पढ़ेंगे, हम राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे, हम राजभाषा पढ़ेंगे, मानक भाषा पढ़ेंगे। तो ये भाषा के अन्य रूप भी हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो भाषा के अन्य रूप हम हेडिंग लगा देते हैं। फिर मैं आपको 1-2 सेकंड का विराम दूंगा और चीज़ों को लिख दूंगा। तो भाषा के अन्य रूप, भाषा के अन्य रूप। तो पहला मातृभाषा। पहली भाषा क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बालक, कोई भी व्यक्ति या बालक अपने समाज, अपने माता पिता, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। माता की भाषा ये कहलाती है। माता की भाषा से क्या तात्पर्य है? माता की भाषा का मतलब कि हमारे परिवार की भाषा। हम अपने परिवार में सबसे पहले जिस भाषा को सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। हाँ, तो मैंने परिभाषा लिख दी कि मातृभाषा, भाषा के अन्य रूपों में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा मनुष्य के जन्म से जुड़ी भाषा होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि मातृभाषा क्या है, कि मनुष्य के जन्म से जुड़ी हुई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से जो भाषा सीखता है वही क्या है? मातृभाषा। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। दूसरी है किसी भी देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अधिकतर निवासियों से तात्पर्य कि 50% से ज्यादा लोग, यदि 50% या 71% से ज्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करेंगे किसी देश में तो वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वैसे हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारे देश के मुख्यतः 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ही बोली जाती है। जिस दिन हिंदी भारत के आधे से अधिक भूभाग में बोली जाने लगेगी उस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा और भारत को हिंदी या हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो वो है कि राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। फिलहाल आप इतना ही जानो कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि संवैधानिक रूप से इसका कोई उल्लेख नहीं है। आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है।
अब हिंदी हमारी राजभाषा है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा हमने नीचे लिखा ही है, ऊपर हम राजभाषा का भी उल्लेख कर लेते हैं। राजभाषा क्या होती है कि हमारे देश के या किसी भी देश के कार्यालय में कामकाज की भाषा होती है। तो राजभाषा मातृभाषा पे चर्चा हो चुकी, राष्ट्रभाषा पे चर्चा हो चुकी, राजभाषा पे हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में इस दिन अर्थात 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है कि राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकांशतः निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, तभी हम उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। चूंकि भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। अब कोई नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन आप देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के। तो आप ये जानिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अब मानक भाषा की बात हम कर लें। समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षित वर्ग और शिष्ट जनों की भाषा से क्या तात्पर्य है? जो व्याकरणाचार्य हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदी में आए दिन संशोधन करते रहते हैं। तो वही है कि समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब यहाँ पर देखिए, यह भाषा व्याकरण सम्मत है। व्याकरण सम्मत का मतलब कि व्याकरणिक रूप से इस भाषा में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आप देखो कि आजकल कार्यालय क्षेत्रों में हिंदी के प्रचलन के कारण इसके कई रूप देखने को मिलते हैं और निष्कर्ष यह है कि भाषा का मान्यता प्राप्त रूप ही मानक भाषा कहलाती है। अब कुछ मानक और अमानक भाषाओं को हम देखेंगे। इससे पहले आप जान लो, जैसे आप लिखते हो, पहले ऐसे लिखते थे हम लोग द्वारा, अब कैसे लिखा जा रहा है? द्वारा। इसका रूप थोड़ा सा बदल गया ना जी। जैसे आप पहले लिखते थे संत, ऐसे संत लिखा जाता है, और हम ऐसे भी संत लिखते हैं। तो जो भाषाएं होती हैं, यदि रूप में परिवर्तन आ रहा है तो व्याकरणाचार्य, व्याकरणविद जो हमारे हैं, वो भाषाओं को परिवर्तित करते हैं, तो वो मानक भाषा कहलाती है। कुछ मानक और अमानक भाषाओं की चर्चा हम कर लेंगे। ये जान लेना आवश्यक है कि कितनी मानक, कौन सी मानक भाषाएं हैं और कौन सी अमानक भाषा, किसको हम मानक भाषा कहेंगे और किसको अमानक भाषा कहेंगे। कुछ मानक, अमानक भाषा, कुछ मानक और अमानक भाषा। तो कुछ मानक और अमानक भाषा। अमानक भाषा, भाषा का अमानक रूप और मानक रूप। अब देखो, शांत, ये अमानक रूप और ये मानक रूप।
मानक रूप का मतलब कि व्याकरणाचार्य ने इसे और आसान बना दिया। संबंध, संबंध को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। कौन सा मानक रूप हुआ, कौन सा अमानक? अमानक रूप विद्यालय ऐसे पहले लिखा जाता है, लेकिन अब विद्यालय को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठंड तो अब ऐसे लिखी जाती है, ठंड। तो ये कुछ मानक और अमानक रूप आप समझ चुके होंगे कि कैसे लिखा जाता है। बस अब हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे संस्कृत, काउंट करिए आप, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फिर नीचे जाइए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, आगे बांग्ला, असमिया, मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी, ऐसे करके गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये सारी चीज़ें करके 22 भाषाएं हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जान लें कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। 22 भाषाएं। आप इतना ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त, 22 भाषाओं में स्थान प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी को हिंदी की सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चूंकि ये हमारी पाठशाला अभी नई पाठशाला है, आपको पता है कि किसी भी नए कार्य को शुरुआत करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मेरे समय समक्ष भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे, कभी लाइट, कभी कुछ भी। बट मैं तत्पर हूँ और आप भी तत्पर रहिए। आपके थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी तो हमारी पाठशाला आराम से चलेगी। बस कुछ सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैंने 22 भाषाओं को लिख दिया भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जो कि निम्नलिखित है। याद करने का तरीका आप ध्यान रखोगे तो कुछ भाषाएं याद आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहली भाषा संस्कृत आती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू। 3 भाषाओं को तो आप याद रख सकते हैं। और एक मैं बता देता हूँ ट्रिक, नमक, एन से नेपाली, नौ से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और आप हिंदी में, मैथ में पढ़ते हो, बोडमास फार्मूला पढ़ते हो ना, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 7 भाषाएं ये हो गई। 3 भाषाएं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, 7 3 10। उसके बाद आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ऐसे नीचे जाओगे, फिर उड़िया आ जाओगे उड़ीसा की तरफ, फिर बांग्ला बंगाल की तरफ, फिर असमिया असम की तरफ। उसके बाद फिर मैथिली आते हो, मैथिली की चर्चा इसमें हो गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आप कश्मीरी भाषा को पढ़ेंगे, फिर हरियाणवी, पंजाबी। उसके बाद गुजरात, आप जब राष्ट्रगान पढ़ते हो तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा पढ़ते हो, तो सिंधी भाषा भी इसमें है, गुजराती भाषा भी है और मराठी भाषा भी है। ऐसे आप 3 भाषाओं को और याद रख सकते हैं। तो मैंने 22 भाषाओं को लिख दिया है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, फिर असमिया, कश्मीरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, गुजराती, मराठी, सिंधी और पंजाबी। ये 22 भाषाएं हैं। आप इन भाषाओं को कैसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि सबसे पहले संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू। उसके बाद आप ट्रिक याद रखिए, नमक, नौ से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा से आप सिंधी भाषा याद रख सकते हैं। गुजराती और मराठी 3 भाषाएं ऐसे याद रखेंगे आप। और नीचे जो साउथ में है, तेलुगु आप जानते हो, तमिल जानते हो, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, तो ये 4 भाषाएं ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, बंगाल के पास में असम है तो असमिया बोली जाती है। ऐसे फिर आप ऊपर जाएंगे, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाएगी। कश्मीर से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पंजाबी मिल जाएगी। फिर गुजरात, मराठा ऐसे करके है। तो 22 भाषाओं की चर्चा हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बोली पर चर्चा करने वाले हैं। भाषा की चर्चा हो गई, भाषा से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया।
अब हम बोली पर चर्चा करेंगे कि भाषा, बोली, इन सब में क्या अंतर है। भाषा क्या है, बोली क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, इन सब पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बोली पढ़ेंगे। अब हम बोली पर चर्चा करने वाले हैं। अब हमारा अगला हेडिंग रहेगा बोली। बोली क्या है? तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। भाषा का अल्प विकसित रूप है का मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, क्षेत्रीय रूप है। बोली का रूप, बोली का क्षेत्र छोटा होता है। जैसे मैं आपको यहां पर एक ऐसे बनाना चाहूं, ये रही बोली, बोली हो गई। बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो उपभाषा बन जाएगी, उपभाषा। और इस उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये भाषा बन जाएगी। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बोली का क्षेत्र छोटा होता है, दो या दो से अधिक बोलियों से मिलकर उपभाषाओं का निर्माण होता है, और दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। तो बोली की परिभाषा में हम लिखेंगे, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, अल्प विकसित रूप है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। साहित्य रचना से तात्पर्य, रचनाएं का मतलब किताबें लिखना, पुस्तक लिखना, तो बोली में हम नहीं लिखते। कुछ ऐसी बोलियां हैं जो प्राचीन समय में थी, पहले के समय में उनमें रचनाएं हुई हैं, जैसे कि ब्रजभाषा हो गई, अवधी हो गई, मैथिली हो गई, ऐसे करके उनमें रचनाएं हुई हैं। लेकिन मुख्यतः आप याद रखेंगे कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। और फिर बोली के बाद जब हम उपभाषा की परिभाषा पढ़ेंगे तो जब बोली का थोड़ा सा रूप विकसित हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ना, ये बोली का एरिया है, छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा उपभाषा, और सबसे बड़ी भाषा की परिभाषा होती है। तो हम बोली की परिभाषा लिख लेते हैं, समय बचाते हैं अपना। हाँ, तो सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। बोली, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप या क्षेत्रीय रूप होता है। बोली का रूप अस्थाई नहीं होता, यह सदैव बदलती रहती है, बदलता रहता है, या सदैव बदलती रहती है, या बोली सदैव बदलता रहता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, अस्थाई नहीं होता, यह सदैव बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि हर 20-50 किलोमीटर पर आप जाइए, या 2-4 जिला में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाते हैं तो अलग अलग बोलियां देखने को आपको मिलती हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। आप यहाँ पर देखिए कि बोली का ये जो क्षेत्र हमने कवर किया हुआ है, बोली का क्षेत्र कितना छोटा है। लगभग 650 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। 650 से भी ज़्यादा बोलियों का प्रयोग भारत में किया जाता है। और बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है तो उपभाषा बनती है, और उपभाषा के बाद भाषा होती है। तो आप देखिए कि बोली में तो साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने अपनी बोलियों में रचनाएं की। जैसे तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा, सूरदास का नाम सुना होगा, विद्यापति का नाम सुना होगा। अपनी बोलियों में इन्होंने रचनाएं की हैं। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। आपको पता होगा कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सूरदास ने ब्रज भाषाएं में लिखी, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा क्योंकि सूरदास ब्रज के निवासी थे, तो उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की। और विद्यापति मैथिली कोकिल इन्हें कहा जाता है। मैथिली एक भाषा है, बिहार में बोली जाती है, तो मैथिली कोकिल इन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं की। लेकिन आगे देखिए, लेकिन इन बोलियों का विकास न हो सका। इन बोलियों का विकास इन लोगों तक ही सीमित रहा। इन लोगों के मर जाने के बाद ये बोलियां आगे नहीं बढ़ पाई, तो इन बोलियों का विकास न हो सका। केवल खड़ी बोली का ही विकास हुआ। खड़ी बोली वर्तमान में जिस हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं, आप देखिए विकास हुआ
जिसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। तो वर्तमान में हम कौन सी भाषा बोलते हैं? खड़ी बोली। अब हम बोली के बाद उपभाषा पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उपभाषा क्या है? बोली का विकसित रूप है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होगा, जो फिगर मैंने उसमें बनाया है आप उसमें देखिए कि बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो कौन सी भाषा बनी है? उपभाषा। और जब उपभाषा का क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो कौन सी भाषा हो जाएगी? भाषा बन जाएगी। वो उपभाषा भाषा बन जाती है। तो दो या दो से अधिक बोलियां मिलकर भाषा का निर्माण कर दो या दो से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है और दो या दो से अधिक उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उपभाषा। उपभाषा तो बोली का विकसित रूप ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। उपभाषा के बारे में भी लिख लिया जाए कि बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाता है। हाँ, तो उपभाषा क्या है कि बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित होने से उसमें साहित्य रचना होने लगती है, अर्थात बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाती है। मैंने बताया कि बोली का क्षेत्र थोड़ा सा विकसित हो जाएगा तो वो उपभाषा कहलाने लगेगी, अर्थात बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाती है। दो या दो से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। जैसे अवधी ब्रजभाषा और मैथिली बोलियों में साहित्य रचना हुई और ये उपभाषा कहलाई। इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है ना, कि यहाँ पर देखिए आप कि अपनी बोलियों में रचनाएं कौन कौन? तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति। तो ये इनमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, ये उपभाषा कहलाई। अब हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है और उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये आवश्यक है जानना। तो आप देखिए कि हिंदी की उपभाषाओं व उनकी बोलियों को मुख्यतः 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मागधी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं। देखिए तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी भाषाएं आती हैं, हिंदी की बोलियां आती हैं। अब देखिए ये 2 उपभाषाएं हो गई। अब हम तीसरी उपभाषा की चर्चा करेंगे। उससे पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा। आप हिंदी की उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। लगभग 17 बोलियां, जब हम हिंदी को 5 उपवर्गों में 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत करते हैं तो लगभग 17 प्रकार की बोलियां 5 उपभाषाओं में आ जाती हैं। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, दूसरी पूर्वी हिंदी है, तीसरी आप पहाड़ी हिंदी भी कहते हो, राजस्थानी हिंदी कहते हो, मगही या मगधी हिंदी कहते हो, जिसे बिहारी हिंदी हम कहते हैं। बिहारी हिंदी में मगही या मगधी भी आती है। तो एक एक की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो उपभाषाएं सारी हमने लिख दी। आप देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी पे चर्चा हो चुकी है। तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी।
पहाड़ी हिंदी से तात्पर्य आप समझ रहे हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल वाले क्षेत्र में। तो पहाड़ी हिंदी में आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों क्षेत्र ना उत्तराखंड उत्तराखंड की तरफ मिलते हैं। तो कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं को बोलियों को कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। मगधी, जिसे हम आप देखिए उपभाषा में बिहारी हिंदी आती है, यहाँ पर इसको मगधी लिखा गया है, आप बिहारी हिंदी भी समझिए। और मगही पान का नाम आप सुने हो, बिहार का है, तो मगही भाषा बोली जाती है। बोली भोजपुरी, आपको पता ही है कि भोजपुरी फेमस ही बोली है, यही एक ऐसी बोली है जो सर्वाधिक बोली जाती है। और अंगिका बिहार की उप बोली है ये। फिर राजस्थानी में जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, आपने मारवाड़ी भोजन का नाम सुना होगा, वही राजस्थान की बोलियां हैं। मारवाड़ी एक क्षेत्र है तो मारवाड़ी बोली, मालवी क्षेत्र में मालवी बोली, मेवात में मेवाती बोली, जयपुर फेमस जगह है तो जयपुर में जयपुरी बोली। तो ये सारी बोलियां हो गई और ये उपभाषाएं हो गए। तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। उन 5 उपभाषाओं में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे कि नीचे कितनी लिखी गई है, 4 और 7, 4 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने 17 के करीब में कहा, वैसे 19 तक बोलियां इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। चूंकि आउट ऑफ आपके सिलेबस में है तो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में जितनी दी गई है हम उतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, हमने भाषा पढ़ लिया, बोली पढ़ लिया, लिपि, व्याकरण और साहित्य। ये ज़्यादा लंबा नहीं है तो 10-15 मिनट की और वीडियो बनेगी। चूंकि हम पहले ही लिख दे रहे हैं तो हमारा टाइम सेविंग हो रहा है, नहीं तो हम इसको क्लास में जब पढ़ाते हैं तो 3-4 दिन लगते हैं, 3-4 पीरियड लग जाते हैं, कभी कभी 1 वीक तक चला जाता है। तो लिपि, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। जब किसी ध्वनियों को जब हम बोल रहे हैं तो लिखने के लिए कोई चिन्ह लगेगा ना, जो आप लोग वर्णमाला पढ़ते हो, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। मेन परिभाषा क्या है कि ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को ही या ध्वनियों के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। इसके बाद लिपियां कौन कौन सी, भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन कौन सी लिपि बोली जाती है। जैसे हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ही अंग्रेजी की क्या है, रोमन है। जो भी है हम उसको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं होंगी, उनकी लिपियों को मैं लिख देता हूं। हाँ, तो हमने कुछ लिपियां यहाँ पर लिख दी है। भाषा लिपि, भाषा और लिपि। संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, मराठी, गुजराती, इन सब की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, काश्मीरी की देवनागरी और संथाली की देवनागरी। जितनी मुख्य भाषाओं के लिपियां यहाँ पर दी गई हैं देवनागरी में, मैंने उनको एक पास लिख दिया है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी। आप याद रखना कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जब आप कहते हो तो आप गुजराती और मराठी में कंफ्यूज हो जाते हो। गुजराती, मराठी इन सब की देवनागरी लिपि है, ये भूलना नहीं है। संस्कृत तो देवनागरी है ही, संस्कृत से हिंदी का उद्गम हुआ तो देवनागरी। नेपाली देवनागरी, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली। अंग्रेजी का रोमन, जर्मन का रोमन, फ्रांसीसी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरमुखी, ये याद रखिएगा।
बंगाली बांग्ला, तेलुगु तेलुगु, कन्नड़ कन्नड़, असमिया का असमी, अरबी का अरबी, तमिल का तमिल। इन सब में तीन ये जो लिपियां भाषाएं हैं, इन सब की लिपियां देवनागरी है। फिर अंग्रेजी की रोमन, जर्मनी की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। आप कहते हो बहुत ज्यादा उर्दू फारसी ना झाड़ो, तो उर्दू का फारसी ऐसे आप याद रख सकते हैं। पंजाबी का गुरुमुखी, पंजाबियों में गुरु होते हैं ना जी, सत श्री अकाल बोलते हैं सब, तो पंजाबी का गुरुमुखी ऐसे आप बस एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। बंगाली का बांग्ला, तेलुगु का तेलुगु, तेलुगु का तेलुगु, कन्नड़ कन्नड़, असमिया का असमी, अरबी का अरबी, तमिल का तमिल, और जापानी की तीन बोलियां हैं, सॉरी, जापानी भाषा की तीन लिपियां हैं, हिरागाना, हीरागाना, काता काना और कांजी। जो कांजी आप लोग पीते हो वो जापानी की लिपि है। तो ये कुछ भाषाएं हमने लिख दी और कुछ लिपियां लिख दी। महत्वपूर्ण भाषाएं और लिपियों को आपको याद करना है। जैसे कि अंग्रेजी का आप देख लो रोमन है, जर्मनी का रोमन, फ्रांसीसी का रोमन, उर्दू का फारसी, और इन सब की देवनागरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्याकरण। चूंकि मैं ये एक्सप्लेन करता गया और वीडियो बैक हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो व्याकरण क्या है, मैंने बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है, विधा है, रचना है, कृति है, संस्करण है, पुस्तक है। व्याकरण क्या है, एक ग्रंथ है, पुस्तक है, रचना है, विधा है, सब एक ही चीज है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसे शुद्ध रूप से परिचित कराता है। भाषा से शुद्ध रूप से परिचित कराता है हमें कौन, व्याकरण। और हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इन तीनों में ही हम पूरी व्याकरण पढ़ लेंगे। तो चूंकि वर्ण विचार भी आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो इसको अभी यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर शब्द विचार भी एक चैप्टर है आप में, और वाक्य विचार भी एक चैप्टर है। तो इन सबको हम चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। अभी हमें इन्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो वीडियो जहां से बैक हुई थी, मैं प्रयास करूंगा कि उस वीडियो को इसके आगे ही मैं ऐड करा दूं। पता नहीं 20-25 मिनट जाते जाते वीडियो बैक हो जा रही है बस। तो नेक्स्ट चर्चा, व्याकरण की चर्चा हमने कर लिया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसे शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण की 2 परिभाषाएं मैंने लिख दी है, आपको ये याद कर लेना। व्याकरण के अंग, अब व्याकरण के 3 अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पे हमने चर्चा कर लिया है। इन सबको अलग अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ लेंगे। अब एक और बचता है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और लास्ट में साहित्य के बारे में, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। अब ज्ञान के संचित कोश को साहित्य क्यों कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है तो उसके अंदर जितना ज्ञान होता है, जितनी नॉलेज होती है, सारी नॉलेज और ज्ञान, सारे ज्ञान को अपने साहित्य में भर देता है। इसलिए ज्ञान के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। अब साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी प्राचीन काल की साहित्य रचनाएं हुई हैं वो हमें बताती हैं कि उस समय का समाज क्या रहा होगा। आप देखोगे कि जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, जितने भी हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे तो अलग अलग साहित्य रचनाएं हुई हैं, वो हमें बताती हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। आप जानते हो हिंदी साहित्य होती है, इंग्लिश साहित्य होती है ना।
तो सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप से सजो कर रखा जाता रहा है। सदियों से मतलब कि प्राचीन समय से ही हम जितने भी विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, उनके विचारों या रचनाओं को लिखित रूप से लिखकर हम सजो कर अभी तक रखे हुए हैं। तभी तो हम अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, वही बात लिखी गई है। जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है, ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। उस समय के विद्वानों ने अनुभव के साथ अपना चिंतन किया और उसको लिख दिया। और साहित्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। जब आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, जैसे कि क्लास 8 में मल्हार लगती है, उसमें गद्यांश भी होता है और पद्यांश या काव्यांश भी, उसे काव्यांश भी कहते हैं। जब कविता आप पढ़ेंगे तो पद्य वाले में आ जाएगा और कहानी जितने भी आप पढ़ेंगे वो गद्य वाले में आ जाता है। तो गद्यांश में लेखक लिखता है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, और काव्यांश में कविता जिसे गाया जाता है वो लिखी जाती है। तो भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य का ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं किसी भी नई शुरुआत करने में किसी भी चीज़ की, तो मैंने पहले ही बताया कि समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस समस्या से बाहर निकाल जाना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रस्तुत होऊंगा। ये वीडियो जहाँ से कटी हुई थी मैं उसे ऐड करवाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो वीडियो 3 भागों में हो जाएगी। चूंकि 2 ही भाग में मेरा टारगेट था कि 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। तो आप MKM पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। MKM पाठशाला, ये MKM पाठशाला के नाम से हमारी पाठशाला रोज चलेगी और आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। आप ये लिखिएगा कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट्स करना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे हमें सुधार करना है। धन्यवाद।